गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो बात कर रहे हैं, जैसे हृदय में या हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है, जिसमें धमनियाँ हैं, शिरा है। धमनी और शिरा को जोड़ने वाली जो संरचना है वो केशिका है, जो बहुत पतली संरचना होती है। अब हम देखते हैं हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। जो हमारे शरीर के अंदर रुधिर को पंप करने का कार्य करता है हृदय, तो उसकी बाह्य संरचना जो है, पहली बात तो स्थिति हृदय की कहाँ पाई जाती है। हृदय जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बक्ष गुहा में। बक्ष गुहा जो हमारा ये इस बक्ष गुहा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? जो फेफड़े जो होते हैं, बक्ष गुहा में क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं। और फेफड़ों के बीच में ये स्थित होता है, अर्थात जो अवकाश फुफ्फुसीय मध्य अवकाश जो होता है उसके मध्य में पाया जाता है। जैसे अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पर ये फेफड़ों का जो अवकाश होगा, तो इसी अवकाश में ये पाया जाता है, बाईं तरफ होता है। ये किधर की तरफ पाया जाएगा? हृदय बक्ष गुहा में थोड़ा बाईं तरफ पाया जाता है। तो ये बायां फेफड़ा जो होता है इस तरीके से यहाँ पर, ये जो है ये हृदय की स्थिति है यहाँ पर। तो इस तरीके से हृदय जो है थोड़ा कहाँ पाया जाता है? बाईं तरफ पाया जाता है बक्ष गुहा में। ऊपर की तरफ जो है ये कहाँ पाया? ये अगर अपन देखते हैं तो ऊपर की तरफ तो किसकी ऊपर जो है वो स्टर्नम, इसके ऊपर जो होगी रिब्स पाई जाएगी और ये स्टर्नम से जुड़ा, स्टर्नम के द्वारा घिरा रहेगा। पीछे की तरफ अगर अपन देखते हैं तो पीछे किसके द्वारा? जो ग्रास नली जो है, उस ग्रास नली, तो इस तरीके से ये आगे की नली जो है ये तो क्या है? स्टर्ना। और पीछे की नली जो है ये क्या है? ग्रास नली। तो दोनों के मध्य में हो गया, नहीं हो गया? और दोनों तरफ किसके द्वारा? फेफड़ों से घिरा हुआ है। तो आगे की तरफ देखें तो क्या पाया जाएगा इसमें? स्टर्नम। तो हृदय में जो है वो कहाँ पाया जाता है? मध्य फुफ्फुस में स्थित होता है। आगे की तरफ क्या होगी? स्टर्नम। तथा पीछे की तरफ ग्रास नली पाई जाती है। तो पीछे की तरफ तो क्या रहेगी? ग्रास नली। और आगे की तरफ क्या रहेगी? स्टर्नम। स्टर्नम से जो रिब्स जो है वो जुड़ी रहेगी। उसके बाद में अगर ऊपर की तरफ हो गया, देखो चारों तरफ हो गया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गए? फेफड़ों के द्वारा घिरा रहेगा। और नीचे की तरफ अगर अपन देखें तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से फेफड़े जो है ये क्या पाया जाएगा? डायफ्राम पाया जाएगा। तो नीचे की तरफ ये किससे घिरा रहेगा? डायफ्राम। तो पूरा बक्ष गुहा एक बंद कक्ष हो गया, नहीं हो गया? तो बक्ष गुहा में क्या क्या हो गए? यहाँ पर दोनों फेफड़े पाए जाएंगे और दोनों फेफड़ों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा, जो जगह होगी, जिसे क्या कहेंगे? फुफ्फुसीय मध्य अवकाश। दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होगी उसी जगह में क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है। उसके हृदय जो है वो क्या है? एक पेशीय अंग होता है, अर्थात ये जो पेशियों के द्वारा निर्मित अंग है, इसकी उत्पत्ति जो है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण निर्माण के समय 3 जनन स्तर जो है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। और इन्हीं तीनों जनन स्तरों से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण होता है। अर्थात तीनों जनन स्तर में से कम एक जनन स्तर जो है प्रत्येक अंग में या प्रत्येक संरचना में पाया जाता है। इसी तरीके से हृदय की जो उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है? मध्य जन स्तर या मीजोडर्म के द्वारा होती है। तो हृदय क्या है? एक पेशीय संरचना है। हृदय का निर्माण किससे हो रहा है? मीजोडर्म या मध्य जन स्तर के द्वारा। कहाँ पाया जाता है? बक्ष गुहा में। कहाँ पाया जाएगा हृदय? बक्ष गुहा में पाया जाएगा। किधर की तरफ होगा? बाईं तरफ। थोड़ा बाईं तरफ होगा, ये नहीं कि पूरी तरीके से बाईं तरफ हो, हल्का सा बाईं तरफ होता है। बाएं फेफड़े की तरफ क्या पाई जाती है? एक खांच पाई जाती है इस तरीके से। और उसी खांच में अंदर दसा हुआ कौन रहता है? हृदय होता है। तो आगे की तरफ ये किससे घिरा हुआ रहेगा? स्टर्नम से। पीछे की तरफ किससे घिरा रहेगा? ये ग्रास नली से। नीचे की तरफ डायफ्राम के द्वारा घिरा रहेगा।
उसके बाद में हृदय जो है दोहरी झिल्ली हृदय आवरण द्वारा घिरा रहता है, अर्थात हृदय के चारों तरफ क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है और उसी झिल्ली को क्या कहा जाता है, हृदय आवरण कहा जाता है। उसके बाद में हृदय आवरण दो दोहरी झिल्ली जो है ये क्या है, दोहरी झिल्ली, और दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, जगह होगी। तो दोनों झिल्लियों के बीच में जो जगह पाई जाती है उस जगह में एक द्रव भरा रहता है और उसी द्रव को क्या कहा जाता है, परिहृदय तरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिहृदय तरल कहा जाता है। परिहृदय तरल जो होता है ये क्या करता है कि घर्षण जो है, घर्षण में सहायक अर्थात घर्षण को कम करता है। यह है घर्षण को कम करने का कार्य करता है। तो ये क्या काम करता है, जो घर्षण जो है अन्य अंगों के साथ इसका हृदय का उसको कम करने का कार्य करता है। मानव हृदय की जो भित्ति जो होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो 3 भित्तियां जो होती है उन 3 भित्तियों में से एक जो होती है वो होती है कौन सी, अगर देखा जाए तो इसमें जो पहली भित्ति होती है वो एपिकार्डियम या अधिहृदय स्तर, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। तो ये 3 स्तर होते हैं यहाँ पर इसकी भित्ति में। पहला होता है एपिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम और तीसरा होता है एंडोकार्डियम। ये 3 स्तर होते हैं यहाँ पर। एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी स्तर है, मायोकार्डियम जो मध्य स्तर होता है, एंडोकार्डियम सबसे अंदर का स्तर होता है। ये सबसे बाहरी स्तर है। ये है मध्य स्तर होता है और ये है आंतरिक स्तर होता है। यह स्तर जो है वो फाइब्रस होगा या तंतु में होता है। यह तंतु में स्तर होता है। और मायोकार्डियम की बात करें तो ये पेशीय स्तर होता है, अर्थात पेशी द्वारा निर्मित होता है। यह पेशियों द्वारा निर्मित होता है। और ये जो आंतरिक स्तर होता है ये उपकला द्वारा निर्मित होता है। यह उपकला द्वारा निर्मित होता है। तो हृदय की भित्ति जो होती है 3 स्तर जो होते हैं, जिसमें एपिकार्डियम सबसे बाहरी स्तर होता है, मायोकार्डियम मध्य स्तर होता है, एंडोकार्डियम जो है सबसे आंतरिक स्तर होता है। जो भित्ति जो होगी जिसमें दोहरे आवरण के रूप में या दोहरी झिल्ली के रूप में हृदय आवरण घिरा रहता है, और यह हृदय आवरण की जो भित्ति होती है इसमें 3 स्तर या 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहरी स्तर जो होगा एपिकार्डियम जो तंतु में या फाइब्रस स्तर होता है, दूसरा स्तर मायोकार्डियम जिसमें पेशीय स्तर होता है, और एंडोकार्डियम यह सबसे आंतरिक स्तर होगा जो उपकला ऊतक के द्वारा निर्मित होता है। हृदय की और बाह्य संरचना की बात करते हैं तो हृदय की बाह्य संरचना में कितने चैम्बर पाए जाएंगे, 4 चैम्बर होते हैं हृदय में। कौन कौन से होते हैं अगर देखा जाए तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष कौन कौन से होंगे अगर देखा जाए तो हृदय जो है पहला जो होगा वो कौन सा होगा, दायां आलिंद।
दूसरा जो होगा दायां निलय या बायां आलिंद। तीसरा जो है दायां निलय। और चौथा जो होगा बायां निलय। ये 4 स्तर होंगे यहाँ पर। दायां आलिंद, बायां आलिंद, उसके बाद में दायां निलय और बायां निलय। ये दो आलिंद जो होते हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? ऊपर की तरफ होंगे। कहाँ पाए जाएंगे? ऊपर की तरफ होंगे। और ये ऊपर का भाग जो है इसका चौड़ा रहेगा और नीचे का भाग जो है क्या रहेगा? सकरा रहेगा। अर्थात इसका आकार जो है वो हमारी मुट्ठी के समान रहेगा, जिसमें ऊपर का भाग ये दो आलिंदों से मिलकर बना रहेगा और नीचे का भाग जो है निलयों से मिलकर बना रहेगा। तो ये जो आलिंदों के द्वारा भाग बनता है ये भाग क्या रहेगा? चौड़ा होता है। या ऊपरी भाग में होते हैं तथा यह भाग चौड़ा भाग होता है या बड़ा होता है, जबकि ये जो है निचले भाग में पाए जाते हैं। निचले भाग में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऊपरी भाग जो होता है, जो आलिंद जो होगा, तो इस तरीके से ये जो ऊपर का भाग जो है इसका, ये ऊपर का भाग तो क्या रहेगा? चौड़ा भाग रहेगा। और नीचे का भाग जो है वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे सकरा होता जाएगा। तो ऊपर के भाग में दायां आलिंद और बायां निलय होता है और नीचे के भाग में दायां निलय और बायां निलय होते हैं। तो यहाँ पर जो है हृदय जो है इसमें कितने कक्ष पाए जाएंगे? 4 कक्ष होंगे, 2 आलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। और इन्हीं कक्षों के द्वारा जो रक्त जो है अलग अलग, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है वो क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। अर्थात आलिंद दायां भाग देखेंगे हृदय का, अगर जो आंतरिक संरचना पर पढ़ेंगे उस दाएं भाग में शुद्ध रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा। और बायां भाग जो है उस बाएं भाग में कौन सा रक्त रहेगा? शुद्ध रक्त रहेगा। अर्थात जो शरीर से रक्त इकट्ठा होके आएगा वो सबसे पहले आएगा किसमें? दाएं आलिंद में। किसमें आएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से त्रिबलन कपाट के द्वारा कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। और दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा? फुफ्फुस के अंदर। और फुफ्फुस में रक्त शुद्ध होगा, अर्थात वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड रक्त जो है वो कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में आएगा। और बाएं आलिंद से द्विबलन कपाट के द्वारा बाएं निलय में आएगा। और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में भेज दिया जाएगा। तो जब आंतरिक संरचना की अपन बात करेंगे, जब उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष होंगे, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अगर यहाँ पर जो है रक्त जो है दाएं आलिंद से आलिंद की बात करते हैं यहाँ पर, तो हृदय में कितने कक्ष हैं? ये 4 कक्ष हैं। यहाँ पर ये राइट आर्टरियम हो जाएगा, ये लेफ्ट आर्टरियम हो जाएगा, उसके बाद में ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दाएं आलिंद से रक्त कहाँ आएगा? दाएं इसमें आएगा। और इससे रक्त कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसमें रक्त कहाँ से आएगा? शरीर से। किसके द्वारा आएगा? महाशिरा के द्वारा। तो महाशिरा की 2 ब्रांच होगी, एक निम्न महाशिरा, एक उच्च महाशिरा। तो दोनों के द्वारा रक्त इकट्ठा होगा। और अशुद्ध रक्त जो है ये जो है ये क्या रहेगी? महाशिरा। महाशिरा के द्वारा रक्त कहाँ रहा है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से त्रिबलन कपाट के द्वारा रक्त कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। और दाएं निलय से यहाँ पर ये रक्त जो है कहाँ पहुँच जाएगा? फुफ्फुसीय शिरा। ये जो है ये क्या हो जाएगी? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी। और इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त कहाँ पहुँचेगा? फुफ्फुस के अंदर पहुँचेगा। और फुफ्फुस से रक्त शुद्ध होगा, अर्थात वहाँ ऑक्सीजन आएगी रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, अर्थात रक्त शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, ये जो रहेगी ये क्या रहेगी? फुफ्फुसीय शिरा।
फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से द्विवलन कपाट के द्वारा कहाँ जाएगा? बाएं नीले में। और बाएं नीले से रक्त जो है किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। तो ये क्या है? महाधमनी। महाधमनी के द्वारा शरीर के प्रत्येक भागों में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी धमनियाँ जो जुड़ी हुई रहती है हृदय से कक्षों से, दाएं आलिंद से महाशिरा, बाएं आलिंद से बात करते हैं, दाएं नीले की बात करते हैं, तो दाएं नीले से कौन जुड़ेगी? फुफ्फुसीय धमनी। उसके बाद में यहाँ पर बायां आलिंद जो है, बाएं आलिंद से कौन जुड़ रही है? फुफ्फुसीय शिरा। और यहाँ जो है ये बायां नीले की बात करते हैं, तो बाएं नीले से कौन जुड़ेगी? महाधमनी जो है शरीर के प्रत्येक भागों में रक्त लेकर पहुँचती है। क्लियर? तो बाह्य संरचना में सबसे पहले हृदय की स्थिति, या हृदय जो है एक पेशीय अंग होता है। हृदय का कार्य अगर देखते हैं तो हृदय शरीर के विभिन्न भागों में जो रक्त जो है उसको पंप करने का काम करता है, क्योंकि अगर बिना हृदय के रक्त जाएगा तो रक्त सभी भागों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हृदय का काम होता है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना, और उसके द्वारा ही रक्त कहाँ पहुँचता है? विभिन्न भागों में पहुँचता है। और हृदय के द्वारा रक्त, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है क्या होते हैं? अलग होते हैं। अर्थात शुद्ध रक्त अलग जगह आता है, अशुद्ध रक्त अलग जगह आता है। जो कक्ष जो अपन ने बात की, 4 कक्ष पाए जाएंगे यहाँ पर, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले। इन्हीं कक्षों के माध्यम से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों क्या होंगे? अलग अलग पाए जाते हैं या अलग अलग होंगे। उसके बाद में हृदय की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से होगी? मध्यजन स्तर या मीजोडर्म के द्वारा होती है। हृदय कहाँ पाया जाता है? वक्ष गुहा में, और वक्ष गुहा में भी कहाँ? दोनों फेफड़ों के मध्य में। तो अर्थात दोनों तरफ से फेफड़ों से गिरा रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर से स्टर्नम से गिरा रहेगा, और नीचे की तरफ जो है वो ग्रास नली के द्वारा गिरा रहेगा। और नीचे जो वक्ष गुहा जो बंद रहेगी वो किससे? डायफ्राम, या डायफ्राम के द्वारा क्या रहती है? बंद रहती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है हृदय जो है कौन सी? दोहरी झिल्ली द्वारा बना हुआ गिरा हुआ कोशिकांग या अंग होता है। तो इसकी जो भित्ति जो होती है वो 3 स्तर जो है किसके द्वारा? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम जो है इनके द्वारा बनी होती है। बाहरी भित्ति जो है तंतु में होती है, मध्य भित्ति जो है पेशी जनित होगी, और आंतरिक भित्ति जो है उपकला ऊतक की बनी होती है। क्लियर?